हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेड एजुकेशन। मैं कुलदीप सनैया, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट UG 2022 MP स्टेट टेबल की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, बट बहुत से लोगों को इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में नहीं पता, जिस वजह से वे काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सी गलतियां कर देते हैं और उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हो पाती। तो आज मैं नीट UG काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नीट UG काउंसलिंग की प्रोसेस है ना, वो मेनली 9 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इन 9 स्टेप को हम आसान तरीके से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली स्टेप होती है कैंडिडेट प्रोफाइल। इसके लिए कैंडिडेट को DMEMPonline.government.in पोर्टल पर जाकर प्रोफाइल बनानी होती है। सेकंड स्टेप होती है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसके लिए कैंडिडेट को पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। उस टाइम कैंडिडेट को अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, नीट रोल नंबर, स्कोर, रैंक। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। अगर आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर नीट UG काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख सकते हो। फिर तीसरी स्टेप होती है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देता है तब उसके बाद उसको चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके बाद लॉकिंग करनी होती है। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे स्टूडेंट को कॉलेज को फिल करना होता है, जिसमें वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज को फिल कर सकता है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार क्या कॉलेज फिल करने के लिए कुछ लिमिट होती है, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए लिमिट नहीं होती, आप सारी कॉलेज को फिल कर सकते हो। फोर्थ स्टेप होती है व्यू अलॉटमेंट लेटर। जब चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग हो जाती है फिर अलॉटमेंट लेटर आता है। उस अलॉटमेंट लेटर में हमको जो कॉलेज अलॉट होती है आती है। फिफ्थ स्टेप होती है रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट। जब अब हमको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो कैंडिडेट को कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। सिक्स्थ स्टेप होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर अलॉटमेंट कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कॉलेज में जाके करना होता है। इस टाइम आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है। मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। सेवंथ स्टेप होती है फी डिपॉजिट। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद फी डिपॉजिट करनी होती है। इस टाइम क्या होता है, कुछ लोग स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कुछ लोग स्कॉलरशिप नहीं लेते। जो लोग स्कॉलरशिप लेते हैं इनको फी डिपॉजिट नहीं करनी होती, वो केवल कॉशन मनी डिपॉजिट करते हैं। और जिन लोगों ने स्कॉलरशिप नहीं ली है उनको फी डिपॉजिट एंड कॉशन मनी दोनों डिपॉजिट करने होते हैं। एट्थ स्टेप आती है एडमिटेड एट इंस्टीट्यूट। आफ्टर फी डिपॉजिट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में एडमिट हो जाता है। लास्ट एंड नाइन्थ स्टेप आती है विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन। जब एडमिशन हो जाता है तब स्टूडेंट अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। इससे क्या होगा, वो अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम ये सारी प्रोसेस को फ्लो चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि DME.MPonline.government.in पोर्टल पर जाना होता है। उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करना होता है एंड रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है एंड लॉकिंग होती है। फिर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आता है। फिर जब अलॉटमेंट आता है तो कुछ कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो जाती है, कुछ कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं होती। जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो जाती है उन लोगों को कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है एंड एडमिशन की पूरी प्रोसेस को
कंप्लीट करना होता है। एंड जब एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो स्टूडेंट अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड नहीं किया है उनकी काउंसलिंग यहीं पे एंड हो जाएगी। अब जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी वो पोर्टल पर जाके सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए देखेंगे। फिर उसके बाद उनकी चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग कौन कौन कर सकता है? वो स्टूडेंट जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई वो, और जिन लोगों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है वो। फिर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आता है। फिर अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कॉलेज अलॉट होती है। तो कुछ स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाती है, कुछ स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं होती। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होती है उनको वही प्रोसेस फॉलो करनी होती है, कॉलेज में जाके अलॉट करना होता है, फिर एडमिशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। देन अगर एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो अपग्रेड के लिए फिर से अप्लाई कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो जो स्टूडेंट अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं वो आगे की राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किया है उनकी काउंसलिंग यहीं पे एंड हो जाती है। तो जिन स्टूडेंट को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होती वो मॉपअप राउंड के लिए देखते हैं। मॉपअप राउंड में क्या होता है कि जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होती वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट ने सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी और उन्हें अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। तो अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाती है, कुछ स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं होती। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाती है वो उनको कॉलेज में जाके वही प्रोसेस फॉलो करना होती है, एंड देन उसके बाद उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस एंड हो जाती है। फिर जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं होती वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तीनों राउंड ख़त्म हो जाते हैं काउंसलिंग के, तब उसके बाद कॉलेज लेवल पर कुछ काउंसलिंग होती हैं, उनके थ्रू भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। ये थी सारी पूरी नीट यूजी काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस जो हमने बहुत ही आसानी से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझी। थैंक यू।